नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भालकी तालुका के हलबरगा और साई गांव में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। हमें अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला, कर्नाटक डीसीएम ने कहा। कर्नाटक के ट्रक ड्राइवर 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद ही टूटेगा सरस्वती देवी का 30 सालों का मौन व्रत। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव को हुई जलन, महिला मंत्री ने प्रधानमंत्री को लेकर की विवादित टिप्पणी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भालकी तालुक के हलबरगा और साई गांव में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और केंद्रीय मंत्री बनने के लिए मोदी जी द्वारा ली गई 7.5 साल की परीक्षा पास की। उन्होंने कहा कि मोदी एक बेदाग व्यक्ति है जो लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, जो विकास के बारे में चिंतित है और जो एक वफादार व्यक्ति है, जो इन सभी को पार करते हुए केंद्र में मंत्री बने। उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ किसी जाति या धर्म का प्रतिनिधिमंडल या सिफारिश नहीं है, काम करने वालों को ही मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि 75 साल में पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने पर जिले के लोगों को गर्व है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें और सीएम सिद्धरामैया को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में फैसला करेगी और इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि न तो सीएम सिद्धरामैया और न ही मुझे कोई निमंत्रण मिला है। मैंने सुना है कि हमारी पार्टी के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण मिला है। अगर हमें निमंत्रण मिलता है तो पार्टी तय करेगी कि कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि वो राम भक्त हैं। मैं एक हिंदू हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। मैं भगवान हनुमान का भक्त हूं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला तो हम यहीं से प्रार्थना करेंगे। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि पूरे कर्नाटक में ट्रक ड्राइवर 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यह हड़ताल नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए कड़े कानूनों के विरोध में है। पत्रकारों से बात करते हुए फेडरेशन ऑफ कर्नाटक लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सी नवीन रेड्डी ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने हमें अनियंत्रित कानून पर चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन अधिकारियों ने लिखित में कुछ भी नहीं दिया। ये केंद्र सरकार का एक तरफा फैसला है और उन्होंने इस तरह के जल्दबाजी वाले फैसले पर पहुंचने से पहले हमसे सलाह नहीं ली। रेड्डी ने यह भी कहा कि राज्य के सभी ट्रक चालक हड़ताल का समर्थन करेंगे और अपने वाहनों को सड़कों से दूर रखेंगे। हमने राज्य के सभी ट्रक ड्राइवर्स को पहले ही सूचित कर दिया है और हम हड़ताल पर जा रहे हैं। 17 जनवरी से सभी भारी वाहन सड़क से हट जाएंगे। ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी और बस ऑपरेटर्स ने हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के लिए 7 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा के प्रावधान के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू की। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि प्रावधान जो अभी तक लागू नहीं हुए हैं अनुचित उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। हिंदू कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी, जिन्हें पिछले हफ्ते हुबली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और शुक्रवार को जमानत मिली, शनिवार शाम को जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आकर पुजारी ने कहा कि उन्हें बजरंग दल कार्यकर्ता होने के कारण गिरफ्तार किया गया था और ये पुलिस की साजिश थी। टाउन थाना पुलिस ने 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में 29 दिसंबर को कार सेवक पुजारी को गिरफ्तार किया था। चूंकि गिरफ्तारी अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के मद्देनजर की गई थी, इसलिए पुलिस के इस कदम पर हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार पर खुलेआम निशाना साधा और दावा किया कि वह अनावश्यक रूप से हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुजारी की तत्काल रिहाई और उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन राज्य सरकार झुकी नहीं और हुबली पुलिस के पीछे मजबूती से खड़ी रही। इसके उलट कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने पुजारी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने और मामले की नियमित सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित होने को कहा। उनसे पूर्व अनुमति के बिना अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा न करने को भी कहा गया। 2 व्यक्तियों द्वारा जमानत बॉन्ड पूरा करने के बाद पुजारी को शनिवार को हुबली उप जेल से रिहा कर दिया गया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है। भगवान राम का ये भव्य मंदिर अपने साथ न जाने कितने ही भक्तों का सपना पूरा कर रहा है। कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्रण के साथ गुजारा। ऐसे ही एक राम भक्त है झारखंड की सरस्वती देवी। धनबाद के करमाटन की रहने वाली 72 साल की वृद्धा सरस्वती देवी की आंखों में अब चमक देखने को मिल रही है। दरअसल उन्होंने पिछले 30 सालों से भी अधिक समय से राम मंदिर निर्माण के लिए मौन व्रत धारण कर रखा। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प लिया है कि मंदिर निर्माण के बाद ही वो मौन व्रत तोड़ेंगे। बता दें कि सरस्वती देवी राम मंदिर निर्माण को लेकर विभिन्न तीर्थ स्थलों में मन्नत भी मांग चुकी है। अपनी मां की आवाज सुनने के लिए उनका परिवार पिछले 30 सालों से लालायित है, लेकिन उनके परिवार में इस बात को लेकर खुशी भी है कि सरस्वती देवी मंदिर निर्माण के बाद उसमें विराजमान रामलला के दर्शन करने के बाद ही अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू की सरकार आने के बाद भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर तुला हुआ है। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव की चिंता और बढ़ गई है। इसी जलन में मालदीव सरकार में युवा अधिकारिता उप मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से हटा दिया। उनके इस बयान के बाद भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सामने ये मुद्दा उठाया है। मामले में भारतीय उच्चायुक्त ने मालदीव की सरकार के सामने उनकी मंत्री के बयान को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मालदीव सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से राय रखें जिससे नफरत, नकारात्मकता न फैले और मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इसे लेकर आज बैठक भी शुरू हो गई। बैठक में आरजेडी के नेता मनोज झा भी शामिल हुए। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इस बैठक में पहुंचे। आरजेडी के नेताओं के साथ ये बैठक की जा रही है। वहीं इस बैठक के बाद जेडीयू के साथ भी बैठक। माना जा रहा है कि बिहार में 17 सीटें आरजेडी, 17 सीटें जेडीयू, 4 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य वामपंथी दलों को दी जा सकती है। ये बैठक मुकुल वासनिक के घर पर। तो वहीं बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की लड़ाई अंदर खाने चल रही है, लेकिन अभी कुछ तय नजर नहीं आ रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर के सदस्य दल खुलेआम लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 16 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ने के अपने रुख को लगभग स्वीकार कर लिया, जो स्पष्ट संकेत है कि गठबंधन सहयोगियों में एक दूसरे के साथ मतभेद है और हर कोई अंतिम वार्ता में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी जेडीयू के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी बाकी। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे।
आगामी लोकसभा चुनाव बेहद ही रोचक रहने वाला है। इस बार लड़ाई युद्ध के मैदान में योद्धाओं के आने से पहले ही होने वाली है। ये लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। इंडिया गठबंधन में अभी सदस्य दलों में बात फाइनल भी नहीं हुई है और कई पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित करने लगी। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने गुजरात प्रदेश की भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। भरूच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि यहां से चेतर वसावा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं इससे पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सारा कामकाज छोड़कर आप लोगों से मिलने आए हैं। कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने जाएंगे। आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार किया गया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। दिल्ली एनसीआर के तापमान में रविवार को गिरावट देखने को मिली। साथ ही रविवार को दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और शीतलहर से राहत मिली। बता दें कि शनिवार को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। रविवार को मौसम साफ रहने की आशंका जताई गई थी। संभावना है कि रविवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 8 जनवरी को अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रह सकता है। वहीं 9 जनवरी को बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। इस कारण दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। वहीं 10 से 12 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस कारण हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इजराइल हमास युद्ध में गाजा में 22,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी। तमाम देश गाजा में संघर्ष विराम की मांग करते आ रहे हैं, मगर इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब इजराइल ने संघर्ष विराम के बजाय पूरी तरह से युद्ध खत्म करने का संकेत दिया है। हालांकि युद्ध का ये खात्मा पूरी तरह नहीं होगा। अभी सिर्फ उत्तरी गाजा में इजरायली सेना युद्ध खत्म कर सकती है। हमास के खिलाफ युद्ध के चौथे महीने में प्रवेश करने के साथ इजरायली सेना ने इसका संकेत भी दे दिया है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में बड़ी लड़ाई समाप्त करने की बात कही है। वहां हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का काम पूरा कर लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल ने कहा शनिवार को देर रात ये बात कही कि सेना वहां आगे भी फतेह करती रहेगी। इजराइल गाजा सीमा बाढ़ पर सुरक्षा को मजबूत करेगी तथा क्षेत्र के मध्य और दक्षिणी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजराइल यात्रा से पहले हुई। ब्लिंकन सहित अमेरिकी अधिकारियों ने बार बार इजराइल से गाजा में अपने जबरदस्त हवाई और जमीनी हमले को कम करने तथा हमास नेताओं के खिलाफ अधिक लक्षित हमले का आग्रह किया है, ताकि फिलिस्तीनी नागरिकों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ये युद्ध दक्षिणी इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले से शुरू हुआ था, जिसमें चरमपंथियों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। चीन से संबंधों को सुधारने के लिए नवंबर 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बीजिंग यात्रा अब विफल होती दिख रही है। हालांकि तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच 4 घंटे तक हुई वार्ता को काफी सकारात्मक करार दिया गया था और इसे दोनों देशों के रिश्तों में घुली कड़वाहट को दूर करने वाला कदम बताया गया था। मगर अब चीन ने पैंतड़ा बदल दिया है। बाइडेन के बीजिंग दौरे के करीब 2 महीने बाद चीन ने 5 अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर व्हाइट हाउस को बड़ा झटका दिया। इससे दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने भालकी तालुका के हलबरगा और साई गांव में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। हमें अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला, कर्नाटक डीसीएम ने कहा। कर्नाटक की ट्रक ड्राइवर 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद ही टूटेगा सरस्वती देवी का 30 सालों का मौन व्रत। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव को हुई जलन, महिला मंत्री ने प्रधानमंत्री को लेकर की विवादित टिप्पणी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।